जुड़ चुकी है माला मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं मैम, ये कितना और टूटेगा बाजार, मतलब और कितनी गिरावट बाकी है? क्योंकि अब थोड़ा सा जो खास तौर से हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़े छोटे निवेशक ज़्यादा हैं, उनकी पूंजी जब जाती है तो उनकी धड़कनें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या आज रिकवरी की उम्मीद है सेकेंड हाफ में? गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू हल्दर जी एंड ऑल व्यूअर्स। रिकवरी की उम्मीद बस इतना ही कह सकती हूँ कि पुल बैक आएगा, लेकिन वापस से मार्केट नीचे की तरफ ही सरक जाएगा। सो कंसिडरिंग निफ्टी इंडेक्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से क्या बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूं, नो, ऐसा नहीं हो रहा है अभी। और इसके दो तीन वैलिड रीजंस ये हैं। देखिए, आपके टेक्निकल्स के साथ जब आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो आपको फंडामेंटल्स को मिला करके उसके साथ देखना है। एंड जब आप ग्लोबल मार्केट से हैंडओवर्स देखेंगे, चाहे हमारे साथ में क्रूड सप्लाई को लेकर के, मैं किस किस के साथ है, मैं कंट्रीज के नाम अभी फिलहाल नहीं ले रही क्योंकि टाइम भी कम ही रहेगा, बट जो हमारी एनर्जी रिसोर्स सप्लाई को लेकर के जो कंसर्न क्रिएट हो सकते हैं फ्यूचर में, वो एक बड़ा मुद्दा है। एफआईआईज के जो रेगुलर आउटफ्लो है एंड विच इज वेरी वेरी लाइकली कि 2026 में भी लगातार आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम एक्सपेंसिव हैं आज भी और हमारी करेंसी सपोर्ट नहीं लेने वाली है। मुझे बहुत डाउट लग रहा है, बट इट इज वेरी वेरी लाइकली, मतलब कि 91 के पार फिर से जनवरी में हम निकल जाएंगे यूएसडी के अगेंस्ट में। तो ये दो तीन बड़े मेजर कंसर्न्स है जो कि हमारे लिए मार्केट में प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। नाउ ये होता है ना, आग में घी डालने वाला काम विपुल जी वो करेंगे जो अर्निंग्स रिजल्ट्स आएंगे। और जिस तरह का पूरा मूड माहौल रहा मार्केट में, जिस तरह से एक्सपोर्ट्स कम हुए, जिस तरह से सेल्स थोड़े से कम हुए, तो रिजल्ट की कुछ कंपनीज को अगर हम छोड़ दें जब भी आएंगे, लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी बहुत आउट परफॉर्मेंस वाली नहीं है। तो सारी चीजें मिलकर के एक शॉर्ट टर्म में आपके लिए एक डिक्लाइन यानी सेलिंग प्रेशर की तरफ ही इशारा कर रही है। तो आप भी अपनी एक्सपेक्टेशन अलाइन कर लीजिए, सो दैट आपको जब ये हो रहा है तो आपको पता है कि ये आप किस तरह से इसकी प्लानिंग करनी है। दिस इज द टाइम, वंस इफ एनीवन इज इन पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेटेज मेटल्स को दीजिए, मेटल्स बुलियंस को दीजिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक हेज बना रहे और जो मूवमेंट होने वाली है उसमें आपके पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर ना पड़े। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान द करंट मार्केट सिनेरियोज जी। चलिए ठीक है, हमारी तो कामना ये है कि रिकवरी आए। बाकी आप कह रही हैं नहीं आएगी, या फिर आएगी तो फिर दोबारा डिप लगाएगा। देखते हैं शाम तक क्या होता है। लेकिन इस बीच अशोक कुलकर्णी जी कह रहे हैं कितनी भी कोशिश करो मार्केट न्यू हाई नहीं बनाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स, जीएसटी, एफआईज वापस कभी नहीं आएगा, और विदाउट एफआईज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इतना निराशा मतलब वादी मत बनिए अशोक जी। बाजार के माहौल बदलने में कई बार देरी नहीं लगती है। कई बार हमने देखा है कि 3 दिन के अंदर वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं एकदम से। सभी सभी फंडामेंटल ऐसा लगता है कि एक कोई बड़ी खबर आ गई जो है अगर विदेश से, तो वो मुझे लगता है कि चीज़ें बदल जाएंगी एकदम से। लेकिन हाँ, जब तक नहीं आ रही है, चिंताएं जो है वो बाजार के अंदर बनी हुई हैं। चलिए कुछ एक टिप्पणियाँ दर्शकों की लेते हैं, उसके बाद से आज के एक एक करके सेगमेंट्स को शुरू करते हैं। विमता लैब को लेकर के, ये विमता लैब पे आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं। प्रदीप सर, आप बताइए जरा, विमता लैब कह रहे हैं क्या करना चाहिए। 60 शेयर हैं 595 के ऊपर इनके पास, और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी विमता लैब को लेकर के? सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है कहीं ना कहीं ऊपर से। अगर हम देखेंगे 800 850 से जिस तरीके से स्टॉक लगातार नीचे आया है, मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 525 530 के अराउंड। अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप करेंट जोन से एक बार एवरेज करके जा सकते हो, और थोड़ा नीचे आएगा ये 525 530 पे। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेगा। 510 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए और बने रहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। हमारे अगले दर्शक बेल राइस के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैम आप देखिए ज़रा, ये बैक बेंचर्स के नाम से आईडी बनाई हुई है इन्होंने। तो बैक बेंचर साहब जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए, और ख़रीदारी करनी चाहिए तो कौन से लेवल पे करनी चाहिए? तो बेल राइस में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या अभी करंट लेवल पे? नो, वेट एंड वॉच टिल इट टेस्टेड 155 एटलीस्ट, और अभी 172 पर है। अभी रहने दीजिए सर, थोड़ा सा माहौल भी वैसे भी ठीक नहीं चल रहा है।
क्या ही कहा जाए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में विक्की जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अभी क्या करना चाहिए। बीच में एक अच्छा मोमेंटम क्रॉम्पटन ग्रीव्स में बनता हुआ दिखाई दिया था, अभी क्या करना चाहिए। अब इन्होंने भी ये भी नहीं बताया कि खरीदे हुए हैं नहीं खरीदे हुए हैं, हालांकि 250 के आसपास चल रहा है। इस गिरते हुए बाजार में भी बुरी तरह नहीं टूटा है, 1-2 रुपये नीचे 1% के आसपास की गिरावट, 250 के आसपास। क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी आपकी? तो चार्ट वीकनेस है, और जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया था चार्ट में ऑलमोस्ट 285 280 के आसपास, और अभी भी ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है। सो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशंस के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। फिलहाल तो अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अभी अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल कर के आ रही है। अच्छा, कल एक बड़ा मतलब जिस तरीके से पॉवेल साहब के बारे में जो बातें निकल कर के आई, उनके ऊपर भी सर मतलब जो है अब मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब मामलों को आप? मतलब ये कितनी चिंता बढ़ा सकता है यूएस के अंदर? मतलब बहुत कुछ जो है वो अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से अनिश्चितता ज़्यादा है। प्रदीप जी, आप देख रहे हैं क्या ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका में? जी बिल्कुल विपुल जी, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये झमेला सर कुछ यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं। ये चलेगा सर, 2025 में भी हमने देखा है, 2026 इस साल भी कंटिन्यू रहने वाला है। अब जिस तरीके से टैरिफ को लेके देखिए ना, जिस तरीके से लॉन्ग चल गया कि हमने अक्टूबर में सुना होने जा रहा है, नवंबर में, दिसंबर में, अल्टीमेटली हुआ ही नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा तो ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि ऐसा भी कि मोदी जी ने फोन नहीं किया था ट्रम्प जी को, इसकी वजह से हम्म। पूरा टैरिफ ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैटर अभी भी विपुल जी मुझे लगता है कि ये थोड़ा लॉन्ग चढ़ने वाला जियो पॉलिटिकल टेंशन ये कंटिन्यू रहेगा। तो इमीडिएट लेवल पे तो कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। जिस तरीके से आप देखेंगे एफआईआई भी उनका नाराजगी की है इंडिया को लेके, बार बार सेलिंग ही हो रहा है, लगातार ये सेलिंग प्रेशर भी कम नहीं हो रहा है। सो मेरा तो मानना ऐसा है, अगर कभी भी अगर हम एफआईआई को देखते हैं कि लगातार कंटिन्यूअसली 7 डेज बाइंग जिस दिन करेगा उनका मूड बदलेंगे। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि 1-2 दिन बाइंग आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि नहीं चलो फिर से यहाँ पे बाइंग मूड पे आ तो नहीं गया। ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली 7 से 8 दिन, एक हफ्ता तो बाइंग होना चाहिए एफआईआई का। वो आई डोंट थिंक कि बजट से पहले पहले तो होगा। अगर बजट में कुछ एफआईआई के लिए कुछ रेगुलेशन, ओवर जो रेगुलेशन अभी है इंडस्ट्री में, अगर थोड़ा बहुत कम होता है सो हो सकता है कि एक आई होप यहाँ पे कुछ हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर ट्रेड डील एंड ओवरऑल देखेंगे सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग चलेगा, इमीडिएट लेवल पे सॉल्व नहीं होने वाला। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और इसमें जो है कोल इंडिया को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। मैम, कोल इंडिया अच्छा चला, उसका एक अभी जो सब्सिडरी कंपनी उसका आईपीओ भी खुला हुआ है। कैसे देख रही हैं आप और क्या व्यू रहेगा इसको लेकर के अभी आपका? कोल इंडिया में जो है वो बने रह सकते हैं। जो प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत एंट्री के बारे में कोशिश कर सकते हैं। और इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि हमारी एनर्जी का सब्स्टिट्यूट जो मार्केट में आज के डेट में प्रोवाइड करता है वो कोल इंडिया है, अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज को। एंड अगर हम आज की स्पेसिफिकली बात करें कि 427 पर क्या कोल इंडिया को खरीदना चाहिए, यस। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टारगेट 440 एंड अप टू 455, आप इसमें एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। जो लोग हैं बने रहिए इन दो टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 427, 25, 26, यानी ये दो ½ % की ये जो रेंज है, इस रेंज में खरीदने वालों के लिए स्टॉप लॉस जो है वो 403 रुपए का मेंटेन करके चल सकते हैं। और जो इसका नया आईपीओ आ रहा है उसके लिए एप्लीकेशन जरूर जाना दीजिए, क्योंकि बहुत ही निश मार्केट है, डिमांडिंग है। और जिस तरह से आपको पता रहना चाहिए कि कोकिंग कोल की जो रिक्वायरमेंट है बहुत लंबा, बहुत ज्यादा जो है इंडिया उसको इंपोर्ट ही करता है और उस कंपनी के माध्यम से करता है। तो आप उसमें एप्लीकेशन जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में अभी जो हमारा सेगमेंट शुरू होगा ना, तो बीच में एक हाँ जी। थोड़ी सी चर्चा इस पर जो है कर ली जाएगी, ताकि वो भी हमारे सेगमेंट का हिस्सा रहे। तो लोगों को, जो लोग लेट में देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो उनको भी एक जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आरुष कुमार मिश्रा जी, ये जानना चाह रहे हैं सर, जिन शेयर में प्रॉफिट हो रहा है क्या उसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ? जैसे BL IOC, जैसे BHEL, BEL और IOC जैसे शेयरों में। सर अभी की मतलब मोटा मोटा ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं बाज़ार रोज़ नीचे जा रहा है, ऐसे में क्या जहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या फिर स्टॉक के हिसाब से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? प्रदीप जी कैसे डिफाइन करेंगे इनके सवाल को?
देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन ना वैरी करता है कि आपने बाइक कौन से टाइम फ्रेम के लिए किया था। अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में तो उतार चढ़ाव रहता ही है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत लंबा था, आई डोंट थिंक बीएल में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट बीएचईएल जिस तरीके से हमने देखा 290 से नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। मैक्सिमम आपको 260, अगर इसके नीचे चला जाता है तो इसका ट्रेंड और खराब हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में ना स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगा और प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, लेकिन थोड़ा अगर लंबा व्यू है तो बने रहिए। चलिए ठीक है। ये हमारी दर्शक हैं, निधि जी हैं। पिछली बार भी इन्होंने कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी, इस बार भी मैम आपके लिए इनकी टिप्पणी आई है। सवाल इनका मोबीक्विक को लेकर के है। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड मेरी प्यारी सी स्माइल वाली सोनी सी मैम। मतलब अद्भुत है। मोबीक्विक के 200 शेयर हैं 307 के रेट पर, लॉस हो रहा है, क्या करें? न्यू एंट्री कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड कर दें मुझे। तो ये निधि जी, निधि सिंह जी हैं, निधि सिंह 1176R के नाम से आईडी बनाई हुई है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम इनके लिए आपकी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड यहाँ पर मैं एक सिंपल सी सलाह आपको देना चाहती हूँ। कंपनी में ईएमएस जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, या फिर जो असेंबली, या फिर जो पेटीएम जैसी कंपनीज है, आप थोड़ा सा इन कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट के दायरे को थोड़ा अगर लंबा रख सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें टाइम करके बैठ जाएंगे कि इतने दिन में मुझे इसमें कुछ हो सकता है क्या, देन इन दैट सिचुएशन आपको अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कर लेना चाहिए। इट इज वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड फॉर सच काइंड ऑफ डिसीजंस, जो कि आपको अलग 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 तरह के इन स्टॉक्स में, इस इंडस्ट्री में देखने के लिए भी लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जो भी एक्सप्लेन किया वापस जाके देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो। नाउ मोबिक्विक टू बी स्पेसिफिक 227 पर है। यहाँ पॉसिबल है कि एक टर्न अराउंड बन जाए, क्योंकि बहुत बॉटम बाइंग लेवल पर है। लेकिन अगर यहां से ये नहीं चला तो फिर और इसमें डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज बनेगी। सो फिलहाल के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए कैपिटल प्रोटेक्शन जरूर कर ले, जो कि 210 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। 226 पे यह भी चल रहा है। फ्रॉम हियर एक एग्जिट आप प्लान कर सकते हैं दो फेज में, यानी दो लेवल्स में बता सकते हो यहाँ पर। एक तो 255 रुपए का और लगभग एक 290 रुपए का, ये दो भाव के लिए आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। क्या फ्रेश बाइंग करना है? नो। एवरेजिंग करना है? नो। सो बहुत सिंपल सा व्यू है जो इसमें आप चाहे तो फॉलो कर सकती है। चलिए ये बात है निधि जी, उम्मीद करते होंगे कि आपको उत्तर मिल गया होगा। पर ये जो आप मतलब जो है सवाल पूछने के लिए जो आपने नई स्ट्रेटजी बनाई है, बड़ी शानदार है, बहुत शानदार। हाँ चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अब अगले सेगमेंट का, हमारा नया सेगमेंट शुरू कर देते हैं। पहला सेगमेंट 10:21 हो चुके हैं, तो इस सेगमेंट में अब आगाज़ करते हैं। और इस सेगमेंट में हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उन शेयरों पे बातचीत करें जो कि आज के ट्रेंड में हैं। इस गिरते हुए बाजार में भी कौन से शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं गूगल में, गूगल के अलावा जहाँ पर खबरें हैं, अब कुछ एक कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, उसके चलते वहाँ पर काफ़ी तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तेजी का या गिरावट का हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैट बॉक्स में भर भर के जो सवाल आते हैं, उसमें से भी सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे होंगे वहाँ पर, उन पे भी हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो एक एक करके शुरुआत करना चाहेंगे और आज का आगाज़ जो है सवालों का वो करना चाहेंगे। एक सेकंड, प्रदीप सर आप बताइए ज़रा, और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए बीएचईएल के अंदर जिस तरीके का प्रेशर बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? कहीं पर कोई मतलब बॉटम फिशिंग करने की कोशिश या निचले स्तरों पर एवरेज करने की कोशिश होनी चाहिए, या अभी आपको यहाँ पे फ्री फॉल दिखाई दे रहा है? 263-64 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल बीएचईएल। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, अभी भी नीचे आने का हाई पोटेंशियल कैंडिडेट है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा आ सकता है, तो इस हिसाब से तो अभी एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। कभी भी अगर 235 टू 30 के आसपास मिलता है तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अच्छा, मतलब और जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो क्या करें? लॉस बुक करें या उसके बाद 230 पे इंटर करें, या अभी शांति से बैठे रहें?
देखिए मुझे लगता है कि 264 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। अगर आपने अभी तक बेचा नहीं है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और अगर नीचे आता है तो उस केस में और आपको बाय ऑन डीप करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मैं कुछ चेंजेस नहीं देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत मोटा क्वांटिटी बाय करते हैं, तो उनके लिए ₹2 ₹3 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 258। देखिए 258 260 इस रेंज पे ना एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगेन आपको 225 230 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप ट्रेडर हो, खुद को ट्रेडर मानते हो आप, तो ट्रेडिंग कर रहे हो 2-3 दिन के स्विंग व्यू से, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए। बाकी एज ए इन्वेस्टर्स नीचे खरीदना चाहिए, क्योंकि चार्ट अभी भी वीकनेस है। अभी चार्ट में अभी भी कमज़ोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है सर, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं आगे और अम्बाला जी के पास। अम्बाला मैम जरा देखिए, IFCI छोटा शेयर है, आज थोड़ी सी ऊंची छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5% की तेज़ी, ₹52.12 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या IFCI जैसे शेयरों में करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, चाहे स्विंग ट्रेड के लिए या वैसे भी? ठीक ठाक करेक्शन के बाद अब रिकवरी आ रही है। 48-50 का लेवल पहले नीचे गया और उसके बाद से अब धीरे धीरे करके फिर से 52 के ऊपर का लेवल क्रॉस कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ये भी एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी ही है और इसको अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कॉशियस या लिमिटेड एक्सपोजर के साथ ही कर सकते हैं। आज चांसेस बन रहे हैं कि इसका जो अपर सर्किट है इंट्राडे का, आज 58.81 का है, लाइकली है कि अपने अपर सर्किट को हिट करे। बट हाउ टू ट्रेड दिस, स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए 49 रुपीज का। फिर मुझे ये मत कहिएगा कि आपने लॉस करा दिया वगैरह। एक पॉसिबिलिटीज है कि अपर सर्किट हिट कर सकता है, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस है 49.50 का स्टॉप लॉस मान लगाकर 52 रुपए के पास से इसमें खरीदारी कर सकता है। इंट्राडे ट्रेड है, अगर ये 58 निकल जाता है तो फिर इसके बाद आप चाहें तो बुक करें या ट्रेड करें, इट्स योर कॉल। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर बिल्कुल देखना चाहिए। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, कोल इंडिया पर नजर रखिए, कोल इंडिया का मोमेंटम अदरवाइज मिस हो जाएगा। अभी ये 4 to 7 पर था, अभी मेरे ख्याल से 430 चला भी गया है। तो करंट इससे लेवल पे बाय कर बेहतर, ले मैम कोल इंडिया? हाँ, 440 से 455 के टारगेट है। इससे बेहतर अगर दोनों को मैं बोलूं कि IFCI देखे या फिर कोल इंडिया, तो कोल इंडिया की तरफ मेरा ज्यादा रुझान रहेगा। ठीक है, दोनों के मुझे लेवल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा भटक सा गया था, मैं लेवल सुन नहीं पाया। तो कोल इंडिया में अभी करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है, यहाँ पे टारगेट क्या रखे मैम? 440 455 ये स्विंग ट्रेड के टारगेट है, 2-4 दिन का ही व्यू है। स्टॉप लॉस है 440 405 का। 455, ठीक है मैम। ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 3.25% की तेजी अब आती हुई दिखाई दे रही है। 440 455 दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना होगा मैम यहाँ पर? 405 थोड़ा सा बड़ा 405, है क्योंकि चल ठीक। चुका है अभी। चलिए 405 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 440 पहला टारगेट, 455 दूसरा टारगेट। और ये आपको बता दें कि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये 2-4 दिन आपको रखने होंगे, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए, बाजार में जिस तरह की वोलेटिलिटी है, अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं 405 रुपए का, तो फिर आप इस स्विंग ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। 440 पहला टारगेट, करीब 10 रुपए ऊपर के पहले टारगेट निकल करके आते हुए, दूसरा टारगेट 455 455 रुपए के लक्ष्य के लिए दूसरा टारगेट निकल के आता हुआ। अच्छा मोमेंटम है, गिरते बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक हो गया कोल इंडिया। दूसरा IFCI पे भी आप कह रहे हैं कि करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। IFCI में क्या स्विंग ट्रेड में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे मैम? 58 का पहला टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है वो 49.50 का है। 58 इज फर्स्ट टारगेट, जो कि आजकल 2-4 दिन में होना चाहिए। एंड देन 60, बस इतना ही इसमें व्यू है। अच्छा। इसके बाद जो भी है छोड़ देना उसको। ठीक, और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताया आपने? 49.50, 49.5। हाँ 49.50, 49.50 के का स्टॉप लॉस लगाएं। ये भी इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 6% की तेजी यहाँ पर, और अच्छी तेजी की मैम ये। लेकिन ये स्विंग ट्रेड तो ये कितने दिन के लिए टारगेट है ये? हफ्ता भर मैक्स। एक हफ्ता? जी। अच्छा, तो परसेंटेज के लिहाज से तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपसाइड दिखाई दे रहा है, मतलब अगर आपकी बातों पर जाए तो। स्टॉप लॉस भी बड़ा है। हाँ, ये भी बात सही है। 6 रुपए ऊपर के टारगेट, 3 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। एक हफ्ते के नज़रिए के लिहाज से 52 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, 49.50 का एक स्टॉप लॉस, 58 का टारगेट। चलिए, तो ये कोल इंडिया
और IFCI, इन दोनों पे रखेंगे हम यहाँ पर नज़र, और दोनों पे ही देखते हैं क्या रुझान देखने को मिलता है। रिकवरी आती है बाज़ार में तो हो सकता है यहाँ पर भी फ़ायदा मिले, और वैसे भी जो है स्विंग ट्रेड के लिए ये लेवल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं मैम को। प्रदीप सर, ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है इसके लिए, और वो आपसे ही पूछना चाहते हैं। 100 रुपये की धनराशि भेजी है। सुंदरप्रीत सैनी जी हैं, और कह रहे हैं क्या कैमलिन फाइन साइंस में करंट लेवल पे खरीदारी कोई बच सकती है क्या? क्वेश्चन टू प्रदीप सर। तो ये जरा बताइए, क्या ये खरीद सकते हैं कैमलिन फाइन साइंस को लेकर के? इनका प्रश्न यहाँ पर निकल करके आया है। अभी कैमलिन का शेयर जो है वो एक सेकेंड, यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 153। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट खराब है और लगातार हमने देखा कि डेली वीकली मंथली तीनों सपोर्ट ही यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 168 170 इसके ऊपर जब तक सस्टेन ऊपर नहीं आएगा ना, तो स्टॉक अगला जो नेक्स्ट मोमेंटम है 225 230 तक पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम लग रहा है। तो इसीलिए फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अगर कभी भी 168 170 को ब्रेक करता है, उस टाइम पे आप एक बार रिव्यू कीजिए। और बहुत सारे स्टॉक है, पर्टिकुलर ये स्टॉक को आपने क्यों चूज किया आई डोंट नो, बट आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, चलिए ज़रा लेकर के आते हैं हमारा आज का जो है, मतलब बहुत उम्मीदें हैं। इरिडा लेकर के आइए। इरिडा से पहले जरा हम अपनी टी स्प्लिट दिखा देते हैं। ये जो तमाम छोटे शेयर आ रहे हैं ना, चाहे जैसे IFCI हो गया, इरिडा हो गया, ये तमाम वो शेयर हैं जो कि हमारे इस छोटे शेयर ऊंची छलांग के लगातार हिस्सा रहे हैं। तो अगर इस वीकेंड पे आपने हमारा ये खास सेगमेंट नहीं देखा सैटरडे को, तो बिल्कुल देखिएगा जब भी आपको समय मिले। वोडाफोन, ओला इलेक्ट्रिक, ग्रो, SJVN, मतलब 200 रुपये से सस्ते वाले करीब 35-40 शेयरों पे बातचीट हम लोग 30-35 शेयरों पे करते ही करते हैं। तो जा करके देखिए, उसमें इरिडा भी शामिल है, उसमें SCI भी शामिल है, उसमें सेल, टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो जा करके देख करके अपनी प्रतिक्रियाएँ अवश्य बताएं कि कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम। छोटे शेयर कब लगाएंगे ऊंची छलांग, छोटे शेयर टूटे और कब लगाएंगे ऊंची छलांग, इस थंब के साथ आपको ये हमारा सेगमेंट मिल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर था इरिडा को लेकर के। मैम, इरिडा पे मैं दोनों विशेषज्ञों की टिप्पणी इसलिए चाहूँगा कि नतीजे अच्छे रहे हैं कंपनी के, और ये सेक्टर बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा है। काफ़ी उम्मीदें हैं इस मतलब Q3 सेशन से कि हो सकता है शायद यहाँ के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई। नेट प्रॉफिट 38% लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये 585 करोड़ के आसपास रहा है। अगर हम NII की बात करें तो इसमें 35% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कंपनी के जो NPAs हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो नतीजे हैं वो उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हालात जो है अच्छे नहीं है बाज़ार के, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 140-141 के आसपास? हालांकि ये लेवल पहले भी दिखा चुका है, तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है क्या? सवाल ये है। यस, वेरी लाइकली। और एनर्जी सेक्टर को देखिए 3-4 हफ्ते हो चुके हैं जब बार बार मैं एनर्जी पर फोकस कर रही हूँ कि एनर्जी इज समथिंग जिस पर हम अच्छा खासा फोकस अभी रख सकते हैं। उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें भी वो वाले स्टॉक्स जो कि स्टॉक की एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बैलेंस शीट अलग परफॉर्म कर सकती है किसी कंपनी की, लेकिन जो कंपनीज NBFCs के तौर पर, फाइनेंसर के तौर पर, जैसे कि आपका इरेडा हो गया, या फिर इस तरह की जो और कंपनीज जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेंड करती है, उन कंपनीज पर हम अपना फोकस रख सकते हैं। NTPC ग्रीन जैसी कंपनीज, वेल दैट्स इन माय पोर्टफोलियो, लेकिन आई टेक अ डिसीजन। बट फिर भी इरेडा जैसी कंपनीज जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस्ड है, उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, उन पर हमारा भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है। एंड हम चाहते हैं, बीइंग एन इकोनॉमी, बीइंग एन कंपनी, बीइंग एन कंट्री, हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। तो इस दिशा में जो भी कंपनीज काम कर रही है उनके ऊपर अच्छा फोकस रहने वाला है। एंड दो ऐसे सेक्टर्स हैं, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिन पर हम लोग फोकस रह सकते हैं। वन इज माइनिंग एंड वन इज एनर्जी। अगर हम ये कुछ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में कहाँ दिख सकता है, सो माइनिंग कुड बी वन एंड एनर्जी कुड बी सेकेंड वन। वेल, इरेडा पर अगर हम ध्यान दें तो 140 के आसपास के भाव पर है। यहाँ से
आप जो एंट्री बना रहे हैं, पहली बात तो एक्सपोजर कम रखिएगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, बट जो परसेंटेज, जो प्रोबेबिलिटी एंड टारगेट है परसेंटेज वाइज, वो काफी अच्छी बन सकती है। तो आपको कम एक्सपोजर पर भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही लो रिस्क पर अभी अवेलेबल है। सो 140 के आसपास जो खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए 152 रुपए का मेरी नजर में एक पहला टारगेट है, जो स्विंग के थ्रू आपको 1 से 1.5 महीने में मिलना चाहिए मोस्ट लाइकली। एंड दूसरा टारगेट आप यहाँ पर 170 का लेकर के चल सकते हैं। तो दोनों टारगेट के बीच में अच्छा खासा फासला है, उसको समझते हुए आप चाहें तो पोजिशनिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 125 रुपए का नॉन नेगोशिएबल स्टॉप लॉस, अगर हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है जो भी नैरेटिव मार्केट में है वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो 125 रुपए का स्टॉप लॉस, 152 रुपए का पहला टारगेट लगभग, और 170 रुपए का सेकंड टारगेट के लिए हम इसमें एक पोजीशन बॉटम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात इरिडा को लेकर के अम्बाला जी की राय यहाँ पर निकल कर के आई। स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखें। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या होगा इरिडा को लेकर के? देखिए सर, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली फॉर द लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन अगर हम देखेंगे लगातार नीचे ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो अभी फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। जिस दिन स्टॉक 170 180 को क्रॉस करेगा उस टाइम पे मैं थोड़ा महंगा खरीदूंगा, लेकिन नीचे नहीं खरीदूंगा। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि स्टॉक 300 के आसपास का टॉप बना के आधा हो चुका है। तो क्या पता नेक्स्ट 6 महीना भी नहीं चले। ऑलरेडी हमने देखा जुलाई 24 से हो चुका है, 1 साल से भी ज्यादा टाइम, 1.5 साल हो रहा है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आज अभी भी 3-6 महीना नहीं चलेगा। तो इसीलिए कोई हड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पे फ्रेश बाय करने में। 175 180 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। और अगर एग्जिस्टिंग किसी के पास ऑलरेडी है पोजीशन, तो आप बने रही हुई थे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 120, क्योंकि 120 के आसपास हमने देखा कि इससे पहले भी 11 मार्च 2024 के आसपास एक डीप लगा था, एक स्ट्रिक्टली सपोर्ट है। तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, और नीचे खरीदने का यहाँ पे कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसका पैटर्न ओवरऑल खराब है। और ऐसे स्टॉक्स अगर और 6 महीना खींच गया तो हो सकता है कि आपको 110 115 भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बार 180 है ना, वो भी अगर जाता है तो देन आपको खरीदना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर दो अलग अलग राय निकल करके आई है। अम्बाला जी कह रहे हैं खरीद सकते हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं अभी थोड़ा महंगा हम खरीदेंगे। लेकिन इन सबके बीच में इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। लेकिन जरा IFCI एक बार जरा दिखा दीजिए। IFCI जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अब 7.5% ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बातचीत की थी तो 6-6.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब 52 रुपये 73 पैसे के आसपास का हाई अभी लगा है। 78 पैसे, 52 रुपये 78 पैसे का, 52 के आसपास का था। अब 52.50 के आसपास, 56 के आसपास ट्रेड करता हुआ 58 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1% के आसपास की रैली आई है जहाँ से हम लोगों ने बातचीत की थी। तो IFCI में मोमेंटम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़रें हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। स्टॉप लॉस टारगेट पे निगाहें बना करके चलें आप लोग। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पर ही ध्यान रखें, खाली टारगेट पर नहीं। चलिए, तो इस पर हम जो है आगे भी अगर कोई मोमेंटम आएगा तो फिर बातचीत कर लेंगे। और अगर जो है कोई स्टॉप लॉस टारगेट में परिवर्तन होता है तब भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जब भी कोई सेक्टर या शेयर के अंदर रिजल्ट्स या कोई ऐसी गतिविधि होती है मैम, तो हम देखते हैं कि उसके जो पीयर कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी हलचल होती है। चूँकि ये एक तरीके से पावर सेक्टर का बैंक है इरिडा, जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो वितरण कंपनियां हैं उनका भी थोड़ा सा फाइनेंस और तमाम चीज़ों को लेकर रहता है। REC PFC में एक मोमेंटम आ रहा है इरिडा के रिजल्ट्स के बाद। आप जो है PFC देख, आप REC या PFC में से एक देख लीजिए और दूसरी कंपनी प्रदीप सर देख लें क्या व्यू रहेगा। तो REC अभी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया, तो REC पे मैम आप राय दे दीजिए। अभी क्या करना चाहिए? 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं PFC में लेकिन ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.25% की तेज़ी। वो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी आप देख लीजिए, तो इस पर क्या व्यू रहेगा? पहले अम्बाला जी आप। थैंक यू। देखिए, REC अभी चल रहा है 367 के पास में। मेरी सलाह सिंपल सा बहुत क्लियर ये है कि अगर आप आज इसको खरीद रहे हैं विद दिस व्यू कि जो एनर्जी को लेकर के जो एनालिसिस हमने शेयर की है उस पर आप आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर बन रहा है, तो आप REC में जो भी आपने इसके लिए डिसाइड किया पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 50% एक्सपोजर इन माय ओपिनियन, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने खुद के रिस्क एपेटाइट को समझते हुए कर सकते हैं। बट अप टू 50% इस समय 365 66 के आसपास, 67 के आसपास डाल सकते हैं। बाकी जो है
चांसेस बनेंगे। अब वो कब बनेंगे आई एम नॉट श्योर, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 1 महीना, लेकिन एक बार चांसेस बनेंगे कि ये 325-50 के आसपास आपको मिलेगा। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो भी हमने इसके स्टॉक के लिए डिफाइन किया वो यहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं लगभग। तो इन सिंपल वर्ड 365 या 365 से लेकर के लगभग 330-25 की ये जो रेंज है, ये रेक लिमिटेड के लिए, आरईसी के लिए ये एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, जिसके अगेंस्ट में अच्छे टारगेट्स जो मेरी नजर में मुझे दिखते हैं लगभग 425 का पहला, एंड उसके बाद हम लगभग 470 के 2 टारगेट्स के लिए इसको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लेस देन 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जरूर ट्राई कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 300 पर नेट लगा करके चलेंगे। तो रेंज आप समझ लें कि अभी उसी रेंज में है जिसमें हम बाइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फुल एक्सपोज नहीं होना है इसमें। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पीएफसी को लेकर के? देखिए अभी 366 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। एंड जब ये 381 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। एंड उस केस में ऑलमोस्ट 417 425 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा उस केस में ऑलमोस्ट 354 के आसपास आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 380। ये बात पीएफसी को लेकर के निकल के आ रही है। तो अभी तो कुछ नहीं करना है ना सर? नहीं नहीं, अभी जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ये रहा यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली अपॉर्चुनिटी, अगली जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं, जो कि गूगल में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर अगर हम नज़र डालें पावर से बाहर निकल करके, तो ज़रा नज़र डालेंगे। अच्छा, पावर से बाहर निकलने की बात करें तब तक वारी सामने दिख गया, वारी पे भी नज़र डालनी पड़ेगी क्योंकि आज जो है ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। 0.25% के आसपास की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर अम्बाला जी? वारी एनर्जीज़ को लेकर के काफ़ी सवाल रहते हैं, वारी को लेकर के भी दर्शकों की तरफ से भी, लेकिन मतलब सेंटीमेंट तो थोड़े से खराब ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने में 14% करेक्ट हो चुका है, अभी क्या पेन ज़्यादा है यहाँ पर? वारी का मेरी एक्सपेक्टेशन ये है मैं कि ये 2200-2100 के आसपास आ जाएगा। 2500 पर अभी चल रहा है, 2500 पर है, 2200 और 2100 के आसपास आएगा। जस्ट गिव सम 2-3 हफ्ते का समय और देने की कोशिश करिए। एंड ये क्यों है, देखिए इसका जो मेजर जो बिजनेस है सोलार प्रोडक्ट के थ्रू ही आता है, और सोलार प्रोडक्ट्स की अगर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो जो सप्लाई साइड है उसमें थोड़ा बहुत डिसरप्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिक्स क्या प्रोड्यूस करता है, जियो इकोनॉमिक्स को प्रोड्यूस करता है, और कंपनी उसी पॉलिसीज के ऊपर रिएक्ट करती है। तो अगर इसके लिए सिल्वर, कॉपर, मॉड्यूल्स सब महंगे हो जाएंगे, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा मार्जिन्स जो है, मार्जिन्स थोड़े से डिप लग सकते हैं। तो ये एक चीज है। हालांकि एनर्जी सेक्टर चलेगा, तो अच्छे स्टॉक्स को जो भी आपको पसंद है सही भाव पे उठाने की कोशिश करिए। सो टू बी स्पेसिफिक, वारी एनर्जी जो सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करके उसको बनाना पड़ता है, तो ड्यू टू दैट डिपेंडेंसी लिटिल बिट, उसकी वजह से प्राइस में थोड़ा बहुत और डिप आ सकता है। सो इन माई ओपिनियन 2200 से 2100 का जो भाव है वहां पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी 2500 पर अवॉइड करिए। मतलब ये 400 रुपये और करेक्ट होगा, उसके बाद सही आएगा भाव, है जी, और पॉसिबल है, मतलब वेट एंड वॉच करिए, वेरी मच पॉसिबल। धड़कनें बढ़ गई होंगी बहुत लोगों की मैम, आपने तो 400 रुपये, वैसे ही लोग 1 महीने में 15-16% गंवा चुके हैं, अब यहाँ से भी 400 रुपये और। उफ, बड़ी समस्या है बाज़ार के अंदर अभी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखते हैं, और वो है डीमार्ट। डीमार्ट पे ज़रा इस बीच कुछ एक अपडेट्स भी आई हुई हैं, उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं स्क्रीन पर। एक बार हम चाहेंगे कि अगर हो यहाँ पर कोई अपडेट, नहीं यहाँ हाँ डीमार्ट के नतीजे आए हुए हैं। तो डीमार्ट के नतीजों पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट में करीब 17% की बढ़त देखने को मिली है, रेवेन्यू 13% बढ़ा है, दोनों में ही डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 20% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वही मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड में रहे हैं, 7.7 से बढ़ कर के वो 8% के आसपास आते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 1% के आसपास की तेज़ी है डीमार्ट के शेयर में, 3839 का लेवल। वेन्यू सुपरमार्ट, क्या व्यू रहेगा सर? रिजल्ट्स ठीक हैं, और इन रिजल्ट्स के बाद क्या तस्वीर आप चार्ट पे कुछ बदलती देख रहे हैं या फिर कोई ख़ास परिवर्तन नहीं?
अ, देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए। एंड फ्रेश बाई भी इस जोन से करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने रिसेंटली एक डीप लगाया था 3625 के आसपास। अभी 3840 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से करेंट जोन से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन होना था हो चुका है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देखिए, फिर से आपको 4450, 4500 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। मिनिमम 2 क्वार्टर आपको होल्ड रखना चाहिए। मार्केट कैप भी 2,53,000 के आसपास है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया। और सालों साल लास्ट अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, लास्ट 7-8 साल से बढ़िया मुनाफा भी दिया है। सो अभी रिसेंटली डबल टॉप फॉर्मेशन किया था, नीचे आ गया, नीचे से बाइंग देखने को मिल रहा है। फ्रेश बाइंग कैंडिडेट है। इस केस में स्टॉप लॉस आपको अगेन 3600 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। टारगेट आपको 4500 प्लस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात जो है एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर के, डीमार्ट जिसे हम कहते हैं, उसके पे जो है निकल करके आई है। बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं बीच बीच में। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, लाइफ स्टूडियो जी हैं, कह रही हैं कि विपुल प्रभु, मैम ऐसे मत बोलिए, कह रही हैं कि इंडियन मार्केट अपने दम पर क्यों नहीं चलता है, एक विदेशी खबर आते ही ऐसे गिर जाता है जैसे कि हमारे नोट में गांधी ही नहीं है। अरे मतलब तो कह रहे हैं कि बाकी इन्होंने सवाल भी अपना पूछा है, मैम वो एक बजे डिस्कस कर लेंगे आईआरबी इंफ्रा वगैरह पे। लेकिन ये मैं है कि इसका एक जवाब दूं देखिए। क्या? हाँ मैं इसका जवाब दूं थोड़ा सा हाँ, ऐसे ही? चलिए चलिए कर दीजिए मैम फटाफट जी। ओके। तो मनरेगा में से जैसे गांधी को हटाया गया है, वैसे ही नोट पर गांधी है, कब तक है किसी को नहीं पता, तो शायद लोग इसीलिए जा रहे हैं। रहने देती हैं, इससे अच्छा उत्तर जो है तो पॉलिटिकल टिप्पणी से हम लोग थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन ये है कि मैम देखिए, दम तो है, और दम नहीं होता तो देखिए 2008 या उसकी तमाम सबसे क्राइसिस हम बेस्ट है। लोगों ने देखी। अगर उस समय जिस तरीके से एफआईएस की जो बिकवाली थी, उसके बाद हम कहाँ से कहाँ गिर गए। अगर देखा जाए अभी तो नेट नेट हम कहाँ पर हैं, बहुत कोई ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जितना जिस तरीके से विदेशियों ने पैसे निकाले हैं, और पूरा 2025 में पैसे निकालते ही रहे, और 2026 में भी जो शुरुआत हुई है नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं। उसके बावजूद हम अपने हाई से कितने नीचे आ गए। तो अगर देखा जाए तो बहुत बुरी तरह टूटे नहीं हैं। तो वो गांधी की ताकत है, और जो हमारे आपकी जो एसआईपीज़ हैं उसकी ताकत है। तो ठीक एग्जैक्टली। है, हाँ, नई तेज़ी के लिए ट्रिगर चाहिए बाज़ार को, और पैसे चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे वहाँ से पैसे आने शुरू होंगे शायद हम नए उच्चतम स्तर बनाते हुए दिखाई दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले ये टिप्पणी जो है, अगले शेयर ढूंढते हैं जो कि आज जो है ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शेयर सर जरा आईएक्स देखिए, हालांकि लगातार जो है ये प्रेशर में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और ये अच्छी खासी पिटाई के बाद दोबारा बाउंस बैक कर। अच्छा, आपकी कॉल भी थी, वो उस समय तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। अभी क्या करें, 3.5% ऊपर है प्रदीप जी। सर अभी मुझे लगता है कि जब तक ना ये फिर से 160 के ऊपर नहीं जाएगा ना, इसमें कोई मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगर आप हो तो 130 थोड़ा लंबा है और बहुत वॉलेटाइल है। और उस दिन हमने कॉल भी दिया था और तुरंत एग्जिट करने के लिए भी बता दिया था। 152 के आसपास का आई थिंक हमने स्टॉप लॉस भी बताया था। 151 या तो 152 के आसपास कुछ ऐसा ही स्टॉप लॉस था। तो अभी तो फिलहाल देखिए, मैं इसमें पॉजिटिव हूं नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट दिन ऊपर से हल्का हुआ था स्टॉक, सो 160 अगर नहीं क्रॉस करता है ना तो नेक्स्ट मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद आईएक्स को लेकर के। अच्छा, एक शेयर पे लगातार क्वेरीज जो है आती रही हैं, और अंबाला जी आपका व्यू पॉजिटिव रहा है इसको लेकर के, और वो है ग्रो। आज भी जो है इस गिरते बाजार में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी है यहाँ पर। और 161 ये लेवल, ना तो ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा बीते, हालांकि बाजार भी कहीं नहीं जा रहा, क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, ग्रो में कुछ दम दिखाई दे रहा है यहाँ से करंट लेवल पे भी। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि अभी नीचे जाने के लिए बहुत तेज़ गिरावट के लिए तैयार नहीं है, वरना जितनी गिरावट रही है बाजार के अंदर, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर टूटे, पर ग्रो होल्ड कर गया। तो देखिए, ग्रो में जो नहीं है वो बने रह सकते हैं, और 130 रुपए का स्टॉप लॉस अपने आप को दीजिए, अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए दीजिए। उसके अगेंस्ट में आपको 185 से 210 240 तक के टारगेट दिख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस शुड बी देयर। अगर आपको 160 रुपए से लेकर के 30 रुपए का स्टॉप लॉस, मैं परसेंटेज बताऊंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि क्लैरिटी मिले कि हम क्या बात कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लगभग 18% लॉस की बात कर रहे हैं कि अगर आप 18% लॉस ले सकते हो इस स्टॉक में आने के लिए, तो आपको लगभग यहाँ पर 15% यानी 185 का पहला टारगेट से लेकर के 240 विच इज लाइक 50% एट नेट, तो वहां तक का मूवमेंट आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में हो, उसके बिना नहीं। हम्म। चलिए, अयान मुखोपाध्याय जी कह रहे हैं कि प्रदीप जी को आजकल हुआ क्या है, आजकल कुछ खोए खोए से दिखाई देते हैं। अब ये सर आप पीछे नंबर लगा रखे हैं, वो उनसे ही पूछ लीजिएगा कि आजकल हुआ क्या है उनको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो है टिप्पणी जो है देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स में जो है इस समय मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये टिप्पणी जो है ये सवाल जो है, लिंडे इंडिया थोड़ा सा महंगा है, मन्नापुरम फाइनेंस में 3.5% की तेज़ी है। मन्नापुरम फाइनेंस प्रदीप जी कैसे देखिए जरा, 295 के आसपास क्या लग रहा है, अभी कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, फ्राइडे हमने देखा था कि यहाँ पे ना लोअर सर्किट लग गया था, तो 10% नीचे था, 278 के आसपास का लो लगा के फिर से मार्केट बंद होते होते 5% रिकवर हुआ था। एंड इनफैक्ट उस दिन ही ये जो मोमेंटम आज आया है, सिग्नल आ गया था, क्योंकि आप अगर देखेंगे फ्राइडे मैं चेक कर रहा था, जो कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होता है, और कॉल जितने भी 290 का 285 का कॉल्स है सारे इंक्रीज होके बंद हुआ था। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 278 के आसपास का एक रिकवरी यहाँ से आया है, बेस बना है एक दो दिन का, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 278 280 में मेंटेन करना चाहिए, और अगर किसी के पास है बिल्कुल आप बने रहिए। अगेन आपको 315 320 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे, तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा इसमें। मनापुरम होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ और अपडेट दे दें फटाफट जो है, आज का दिन काफ़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगरा के अंदर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हाँ, आगरा और इसके आसपास जो रहने वाली हमारी महिलाएं हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने, कमाई तथा निवेश और बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम एक स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आगरा में बाईपास रोड पर होटल लेमन ट्री में 12 जनवरी यानी कि आज दोपहर 12 बजे से, यानी कि अब से ठीक 1-1.25 घंटे के अंदर ही जो है हम अपना आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो मोबाइल पे देखते देखते हुए भी मैम जा सकती हैं, अगर कोई आगरा के आसपास हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा है और देख रहा है प्रोग्राम को। अगर आप आगरा इसके आसपास रहती हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस आगरा के होटल लेमन ट्री में दोपहर 12 बजे से पहले पहुंचना होगा। तो अभी करीब करीब 1.25 घंटे हैं आपके पास, तो रेडी हो जाइए और पहुंचिए। अगर आप आगरा या फिर उसके आसपास हैं तो दोपहर 12 बजे इसके आसपास से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप वहां पर पहुंचिए, हमारी टीम आपका वहां पर इंतज़ार कर रही है। होटल लेमन ट्री होटल नियर सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज, बाईपास रोड, खंडारी, आगरा के अंदर पहुंचिए आप लोग। चलिए आगे पहुंचते हैं और हम तब तक बाकी शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, और इस बीच मन्नापुरम फाइनेंस के बाद जरा बात कर लेते हैं, एमसीएक्स और बीएससी भी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो पहले बीएससी आप देख लीजिए मैम, और एमसीएक्स प्रदीप जी आप देखिएगा क्या यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन पहले एमसीएक्स पे बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में मोमेंटम अभी फ़िलहाल के लिए हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और दोनों ही शेयरों में, मतलब बीएससी हो एमसीएक्स भी लेकर के आ जाइए। एमसीएक्स करीब 2% ऊपर 2233 का भाव। मैम, स्प्लिट होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है और आज के इस गिरते बाजार में भी तेज़ी दिखा रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? मैं इस स्टॉक को लेकर के इन्वेस्टमेंट के मायने से पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलती हूँ, लेकिन करंट भाव पर अगर हमको सिर्फ महीने भर का कोई व्यू डिसाइड करना है तो ये मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रेड करना। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की नजर से आप थोड़ा बहुत पैसा 2200 के आसपास डाल सकते हो, लेकिन अगर आप ये पूछे कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस क्या लगता है एमसीएक्स में, तो अभी के हिसाब से मुझे वो लगभग 2050 का भाव लगता है, जो कि अगर हम 2-4 दिन वेट करें तो आ भी जाएगा। तो आप चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, मेरी सलाह में 2050 के आसपास खरीदे तो ज्यादा बेटर है। और ये स्टॉक ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और स्प्लिट होते रहेंगे, क्योंकि एमसीएक्स इज समथिंग, देखिए धीरे धीरे कमोडिटी ट्रेडिंग का जो क्रेज है बोलिए या फिर अवेयरनेस बोलना चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों ने जो अभी बीएफएसआई जो किया था
जो इवेंट किया था आपने विपुल जी जी एंड जी अमर उजाला आपने, जी। उसमें भी आप लोगों ने बहुत ही बहुत ओपन तरीके से कमोडिटी के बारे में बात की। तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं, अवेयरनेस को बढ़ाते हैं कि इक्विटी ही नहीं है मार्केट में, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसेट्स हैं जिनको ट्रेड किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं हेजिंग भी वो देते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। तो एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में काम करता है, और इसका क्रेज धीरे धीरे और बढ़ेगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता, और कमोडिटी समथिंग जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी 2050 के आसपास जरूर ढूंढिए, विद द टारगेट कि आपको कम से कम इसमें 2400 से लेकर के 2700 के टारगेट दिखे, और स्टॉप लॉस जो इसमें इन टारगेट्स के लिए मेंटेन करके चलेंगे वो 1900 रुपए का ही मात्र होगा। ये बात यहाँ पर एमसीएक्स पर है। बीएससी पे फटाफट टिप्पणी ले लेते हैं। बीएससी पे क्या व्यू होगा सर? सर बीएससी एमसीएक्स में मेरा दोनों काउंटर में ही आउटलुक पॉजिटिव ही है, और मुझे लगता है कि बीएससी करेंट जोन से बाई नहीं करना चाहिए। बीएससी एक बार अगर नीचे आता है 2550 2500 के रेंज पे, उस केस में आपको बाई करना चाहिए। बाकी अगर किसी के पास है बने रहिए, 3400 3300 उससे पहले बेचना ही नहीं है बीएससी। और एमसीएक्स में भी जिस तरीके से हमने कमोडिटी का प्राइस आप होते हुए दिखा है, और कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे आप ट्रेंड में है, बने रहिए। 2450 2500 अंदर हुए बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, बने रहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम, अब थोड़ा सा भारत कोकिंग कोल को लेकर के जो आप उस समय बात कर रही थी ना, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप उस पर अपडेट दे दें तो वो भी इस सेगमेंट का हिस्सा रहे कि भारत कोकिंग कोल को लेकर के बहुत क्वेरीज है, और अभी तक जो है हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी जो देख रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपका व्यू क्या है इसको लेकर के? देखिए, इंडिया में स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल बहुत लगता है, और उसका जो मेजर रीजन है हाई जीसीबी होता है। जिनको जीसीबी नहीं पता है उनके लिए सिर्फ इतना ही कि आपका कोयला कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है और कितनी जल्दी राख बन सकता है, इसके बीच का ये डिफरेंस है। मैं कोल इंडस्ट्री में काम है अपना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बेटर आइडिया उसका। अच्छा, कोल इंडस्ट्री में भी आपका काम है? फैमिली। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है मैम। जी मैम, मतलब हर जी हर क्षेत्र के बारे में जानकारी है। जी मैम, बताइए। ठीक है। तो इंडिया का लगभग 80% से ज्यादा जो कोकिंग कोल है वो इंपोर्ट होता है, और जो सब्सिडरी कोल इंडस्ट्री में या फिर इंडिया से जो उसको इंपोर्ट करते हैं वो भारत कोकिंग कोल इंडस्ट्री जो लिमिटेड है वही करती है। तो आई मीन टू से कि ये इंडस्ट्री की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखें कि क्या इसकी डिमांड फ्यूचर में कम होने जैसी लग रही है, नो, तो आप डेफिनेटली जो प्राइस बैंड है, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, जो इसकी प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें, और साथ में बिकॉज ये ओएफएस है, तो क्या ओएफएस जैसे स्टॉक में भी, आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है, पुराने लोगों को एग्जिट मिल रहा है, शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही है वैसे। तो उस केस में भी क्योंकि इसका प्राइसमेंट बहुत अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जरूर डालना चाहिए। नाउ अगर आपको नहीं मिले, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आ सकता है इसमें, लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो होल्ड करिएगा। इट इज गोइंग टू समथिंग लाइक इरेडा, एक बार का मूवमेंट, एनर्जी सेक्टर का ही स्टॉक है ये भी, तो कुछ मूवमेंट हमको यहाँ पर डाउन द लाइन 2 इयर्स बहुत बढ़िया मिल सकता है। तो अगर आपको आईपीओ मिले तो होल्ड करिएगा, लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग 20% से ज्यादा की हो रही है तो तुरंत जंपिंग मत करो। जैसे जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा चलेगा तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट में आपको दोबारा मौके मिल जाएंगे। महंगे पे मत खरीदिए, बट फिलहाल के लिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी गुड। ये प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, कंपनी की पोजीशनिंग अट्रैक्टिव है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री गुड है, एंड पीट्स जो होते हैं वो बहुत कम है। तो इन सब चीजों को लेकर के इट्स मस्ट अप्लाई। मस्ट अप्लाई है। 14 गुने से ज़्यादा अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, और इसमें कि अभी क्यूआईबी हिस्सा जो है वो नहीं सब्सक्राइब हुआ है, तब भी जो है रिटेल हिस्सा ही करीब 14 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत तेज़ी के साथ जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या है? आपने देखा इसको? बिल्कुल, मेरा व्यू भी सर पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए, और लिस्टिंग गेन एटलीस्ट 40-50% तो होने ही वाला है, और जिस ज़्यादा तो बड़ा साइज भी नहीं है। ऑलमोस्ट एक आई थिंक 1070-75 करोड़ के आसपास की ओवरऑल, जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी जिस तरीके से 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अभी भी 13 तारीख तक आई थिंक है, आज भी है, कल भी है। सो डेफिनेटली मस्ट अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे लिस्टिंग गेन का हाई पॉसिबिलिटीज है, एंड उसके बाद भी फॉर द लॉन्ग टर्म भी मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव ही है।
चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के, और इसके बाद कोल इंडिया पे भी बात हमारी हो ही गई है। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले ग्रो पे बात हो गई, बीएससी पे बात हो गई, और एक कोई शेयर था जो कि मुझे लग रहा है कि मुझसे मिस हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं अगर उसको हम मुझे ध्यान में आ जाता तो बेहतर रहता, वरना ये सेगमेंट से वो मिस ना हो जाए। एक सर ज़रा टोरेंट पावर देख लीजिए सर, प्रदीप जी आप देखिए ज़रा, टोरेंट पावर में आज मजबूती देखने को मिल रही है 1.25% के आसपास की। करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया वैल्यूएशंस में है और मुझे लगता है कि आपको इसी जोन पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि 2014 2014-15 के बाद कभी भी स्टॉक ने अपने मंथली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है, और अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। हमने जिस तरीके से देखा 2000 से करेक्शन होते होते स्टॉक ने सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 1240-50 के आसपास का, उसके बाद फिर से जो एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होगा, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1550 और 1600 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल करेंट जोन से भी एक अच्छा खासा बाइंग है। 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, हाँ, ये मैं कह रहा था कि एक चीज़ मिस हो रही थी मुझसे दिमाग से, वो है तेजस। तेजस के भी रिजल्ट्स आए हुए हैं और रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हुए हैं। काफ़ी लोगों के सवाल भी थे और ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी था, और वो मुझे परेशान कर रहा था मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फटाफट लेकर के आइए। और यहाँ पर रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि करीब 88% के आसपास की गिरावट रही है। प्रॉफिट में तो मतलब प्रॉफिट और एबिट्टा, मतलब एबिट्टा पॉजिटिव 260 करोड़ से सीधे जो है माइनस 239 करोड़ हो गया है। 165 करोड़ के मतलब मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने 196 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, और आज तेजस का साजा तेज जो है वो ज़मीन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11% की पिटाई यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब कोई गुंजाइश बची है क्या एक महीने में 22.5% करेक्ट होने के बाद? मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तेजस को भी खरीदना नहीं चाहिए। मैं सुबह भी हर्ष जी थे तब भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ। इस स्टॉक को लेकर के 320 इस स्टॉक को लेकर के जो मेरा व्यू यहाँ पर बना तो 320 के आसपास ही आ सकता है। 320 330 270 पर है अभी, तो थोड़ा सा और वेट करिए। और सिर्फ ट्रेड करना है, इट इज नॉट समथिंग कि आपको पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है ये। आप 200 320 30 के आसपास आए तो आप टेक्निकल ट्रेड करके लगभग 200 370 से लेकर के 415 के टारगेट को चेज करके छोड़ दीजिएगा। स्टॉप लॉस इसमें 300 का मेंटेन करके, तो आप चाहें तो जीटीटी वगैरह लगा सकते हैं। जब भी ये नंबर्स आए आप वहां पर एक ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग रियली नॉट फॉर दिस पोर्टफोलियो काइंड ऑफ दिस स्टॉक इज नॉट समथिंग फॉर पोर्टफोलियो। सो आप पोर्टफोलियो के प्रोस्पेक्ट से इसको ना देखें। प्रदीप जी का समय हो चुका है। प्रदीप जी जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर के साथ साथ आपका कोई व्यू है सर इस पर? क्या करें, जो इस बार लॉस बुक कर लें क्या? जी देखिए चार्ट सर अभी भी स्ट्रक्चर खराब ही है कंटिन्यूअसली, जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट रिसेंटली 430 440 के आसपास भी जो पे सपोर्ट था, एंड लगातार अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट ऑलमोस्ट लास्ट एक साल से कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। तो सर यहाँ पे दूर दूर तक मैं सपोर्ट देख नहीं पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको यहाँ पे 335 315 के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार तो मेरे हिसाब से एग्जिट ही करना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऐसे ही राय हम कुछ क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय महत्वपूर्ण देने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैम एक हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि सुमित जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल सर, माय फेवरेट अंबाला मैम और प्रदीप सर, और नमस्कार, और बहुत सारी इमोजीज इन्होंने भेजी है। कह रहे हैं स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ में एक साल में 5066% का रिटर्न दिया है, प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए। तो इसी सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि लास्ट काउंटर स्वान डिफेंस पे एक जरा कमेंट आपका हो जाए। आप इसने दिया तो है लेकिन ये मिलता भी है किसी को, सर्किट वाला स्टॉक है ये। तो आप देख लीजिए, मतलब
दिस इज नॉट टू बी इन पोर्टफोलियो में आया नहीं पाएगा। आप चाहें तो आप 5% लोअर वगैरह के सर्किट प्राइस लगा के रखें, जब मिल जाए तो ठीक है, लेकिन सालों साल रखने वाला स्टॉक रहेगा फिर। लेकिन उसको चाल देखो, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, फंस जाएंगे आप। रहने दीजिए सर, अवॉइड कीजिए, मतलब ऐसा ना हो जाए कि गले की माला बन करके पड़ गया है, ना निकलते बन रहा है ना बाहर। देखिए जरा जो है 5 दिन के अंदर 1500 सर्किट पे सर्किट, क्या खरीदेंगे आप, कहाँ खरीदेंगे बताइए। तो फिर मतलब क्या करना, क्या अगर आपके पास है तो अगर आपका, अच्छा मैम जिन्होंने पकड़ रखा है वो क्या करें, मान लीजिए अगर कल्पना करें कि इनके पास जब पड़ा हुआ है जी। जी जब जब भी है, बस इसमें इस तरह के स्टॉक में एक स्ट्रैटेजी होती है विपुल जी, जी। कि अगर आप इलिक्विड स्टॉक में आ भी गए हैं ना, तो 10% लोअर सर्किट पर अपना हमेशा एक प्रोटेक्शन गार्ड लगा करके जरूर रखें। वो होता है आपका स्टॉप लॉस। जिस दिन भी मार्केट खुले, आप हर बार तो ट्रैक नहीं कर सकते उसको, लेकिन अगर आप ट्रैक करते हैं, आपने लिया है ऐसा स्टॉक, तो आप ट्रैक करना चाहिए। तो उसमें आप हर 10% के, जो भी इसका सर्किट रेंज है, 5% का इसमें, तो आप 10% का रखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। तो इस तरह से आप उन स्टॉक्स को रख सकते हैं, ताकि कभी भी कुछ बड़ा होता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको बड़ी कैलकुलेटिव वे में 5% के ही प्राइस लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई प्राइस आया और क्योंकि इसमें ट्रेड ही नहीं होते, आई मीन टू से वेरी लिक्विड। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप हमेशा यूज करके चले इन स्टॉक्स में। और रही बात टारगेट, तो टारगेट के लिए नहीं, चलने दो, ऐसा है। ये बात जो है निकल के आई है। तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त, और कोशिश करेंगे अब से ठीक 27 मिनट बाद 11:30 पर आपके लिए ये सेगमेंट हम उपलब्ध करा सकें। तो इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं। एक टिप्पणी मैम काफ़ी देर से हमारे एक दर्शक की लगातार आ रही है, उस पर दीजिए, फिर अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, और वो है IRB इंफ्रा को लेकर के। इन्होंने ख़रीदा हुआ है, इनका सवाल मेरी आंखों से ओझल हो गया, तो भाव बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन IRB इंफ्रा पे अभी व्यू क्या है, अगर किसी के पास है तो क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए, और अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ओके, देखिए सिर्फ टेक्निकल के बेस पर मत खरीदो। पहली बात, इसमें वैल्यूएशन वगैरह सब चीज है, लेकिन ये कंपनी ज्यादातर इसको बिजनेस मिलता है गवर्नमेंट के, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की है ऑलरेडी कि फिस्कल डेफिसिट 64 रुपये में खरीदा हुआ है, ये जो है पुष्पा जी ने आ गया सवाल मेरे सामने। 1000 शेयर ले रखे हैं, अभी क्या सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रख लीजिए प्लीज, वो 38 रुपीज का है, इससे नीचे रखिए मत। आपको मौका बचा, जो भी कैपिटल आपको दूसरे स्टॉक्स में काम आ जाएगा बाद में। वही मेरी एक सिंपल सी सिंसियर सलाह होगी। एवरेज नहीं करिए, फ्रेश बाइंग कोई भी मत करिए। फिलहाल ये स्टॉक वीकनेस को कंटिन्यू करने जैसा लग रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अब अगले सेगमेंट की तैयारी हम करें, उससे पहले जरा हमारे आज के एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, नमित दोषी जी। नमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब जो है अगले जो है 26 मिनट 30 मिनट जो है वो हमारे साथ ये दो विशेष मेहमान जुड़े रहेंगे, और अगला सेगमेंट जो हमारा होगा वो हर बार की तरह फोकस रहेगा PSUs के लेकर के। और ख़ास तौर से अभी मैम बार बार अंबाला मैम जिक्र कर रही हैं मेटल का, तो वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। और अंबाला मैम ज़रा देखिए, हिंदुस्तान जिंक के साथ आगाज़ करना चाहेंगे। अभी और कितना अपसाइड है, कल फिर हमने देखा कि लगातार सिल्वर में नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक पे आपका व्यू क्या है। हिंदुस्तान जिंक वही लोग खरीदे जो कि इससे शादी कर सकते हैं, क्योंकि ये समय लगेगा। ठीक है, और ये वर्ड मैंने बहुत ही सिंसियरली, बहुत सावधानी से चूज किया है, क्योंकि ये कम से कम ये स्टॉक आपसे टाइम मांगेंगे, हाई वॉलेटाइल होंगे, जैसे घर में होते हैं ना, थोड़ा सा रहेगा वो माहौल, लेकिन ये चलेंगे। एंड रही बात कि आज खरीदे कि नहीं, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में थी कि हमको मेरे ख्याल से 585 वगैरह के आसपास का भाव मैंने पिछली बार बोला था, या 560 बोला था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है विपुल जी। लेकिन चलने के लिए स्टॉक अभी भी इनमें मजबूती रहेगी। हमें यहाँ पर अभी ये 624 पर है। मैं स्ट्रेटेजिकली बताऊंगी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 624 पर है, पहली बात तो खरीद सकते हैं, आई मीन। और 700 रुपए से लेकर के क्लोज टू 700 रुपए से लेकर के क्लोज टू 770 तक के टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। खरीदना आज की डेट में सिर्फ उतना ही है
ताकि अगर ये स्टॉक आपको 560 पर मिले तो आप थोड़ा बहुत एडिशन कर पाए, बिकॉज इसमें जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 535 रुपए का है। तो पहले रिस्क को समझ लीजिए, पॉसिबल टारगेट को समझ लीजिए, और अगर एवरेजिंग करने की जरूरत ना भी पड़े तो भी आप इस स्टॉक को ऐसे ही रख भी सकते हैं। बट स्टॉप लॉस इज 535, लुकिंग गुड एट करंट प्राइस ऑल्सो। लेकिन स्टॉक आपको अच्छे खासे मूवमेंट दे सकते हैं मेटल्स अगले 1 से 1.5 साल, और जल्दी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक नजरिया उतना तो रख लीजिएगा। ये बात। अच्छा मैम, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि मैम से पूछिएगा कि मतलब आजकल तो शादी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल रही है, डिवोर्स केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम अपने मम्मी पापा के एग्जाम्पल से अच्छा, सीखेंगे उनकी। पुरानी Yes, शादियों की तरीके उनसे से आपको सीखेंगे। जुड़ना है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के साथ। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। मतलब अफेयर वाला शेयर नहीं है, ये कह रही हैं आप? नहीं, नहीं। मेटल्स आप समझिए ना, रिसोर्स बहुत लिमिटेड है विपुल जी, कहाँ से लाएंगे? तो जो कंपनीज उसमें काम कर रही है उन्हीं से आपको वो करना पड़ेगा, उन्हीं से आपकी माइनिंग होगी। इसीलिए मैं बार बार माइनिंग, एनर्जी, ये सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के फोकस में रह सकती है, मेटल्स लाना ही पड़ेगा, आपकी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक। तो कहाँ से मिल जाए बस उतना ही है, बाकी ये स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। ठीक। अरे निशित जी, आपकी शादी हो गई है? अभी सिंगल। अभी सिंगल है, अच्छा अच्छा। चलिए तो फिर जरा हिंदुस्तान कॉपर पे बताइए कि मतलब हालांकि मतलब क्या ही कहा जाए, लेकिन अब आप तो मतलब समझेंगे नहीं मतलब जो मैम ने कहा है तो मतलब फिर भी हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू क्या है? ये मतलब अफेयर वाला है या शादी वाला है? इसको रखा जाए या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर? अगर इसमें हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो डेफिनेटली हमें अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से देखने मिली थी। ऑलमोस्ट 350 के लेवल से ये 550-600 तक के लेवल जाके है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। थोड़ा बहुत इसमें हमें करेक्शन और थोड़ा देखने मिल सकता है। मेटल ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे थे लास्ट वीक भी, एंड वहां से थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिला। तो अभी भी थोड़ा करेक्शन की उम्मीद है। एक 550 से लेके 600 तक का लेवल जो है वो मल्टीपल ईयर का रेजिस्टेंस जोन है। मतलब एज अ पैरेलल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से थोड़ा हमें करेक्शन अभी भी और देखने मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, आखिरी में जाके आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्पष्ट में आई, आवाज़ थोड़ी सी गूंज सी या फिर कुछ वो आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ को लेके थोड़ा सा इशू है, एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर हो गया। मैम ये ज़रा बाकी जो मेटल हैं, नाल्को में बीच में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एल्युमिनियम में कुछ संभावनाएं हैं क्या अभी के लिहाज से? क्या कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? नहीं, ये स्टॉक अभी खरीदने लायक नहीं लग रहा है आपको। इसमें डेफिनेटली वन शुड वेट फॉर, अभी 350 के क्लोज है, वन शुड डेफिनेटली वेट फॉर कम से कम 315 के आसपास का मार्क करके रखें। जब भी वहां पर आए तो थोड़ा बहुत बाइंग वहां पर डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं, बट करंट प्राइस शुड बी अवॉइड। करंट लेवल पे। और सेल मैम, सेल भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सेल तो मेरे ख्याल से 150 निकल गया है ऑलरेडी। मतलब 150 कहाँ निकला? 146-64 का हाई लगाया है आज। नहीं, 150 टारगेट हुआ था। नहीं वो yes। पुरानी बात हाँ, कर रही है, yes। आज की बात नहीं हुई है। नहीं, मैं वापस देख रही हूँ कि आज कहाँ तक आया। आज All right। 146-64 का हाई लगाया मैं। ऑल राइट, तो 140 पर नहीं खरीदना है इसको। मेरे हिसाब से जो खरीदने लायक बनेगा ये 142-41 पर बनेगा। तो 1 या 2 दिन में आ भी जानी चाहिए ये रेंज। तो वहां पर हम लोग फ्रेश एंड वापस से एंट्री बना सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस रहेगा 130, एंड जो पॉसिबल टारगेट दिस टाइम होंगे वो 155 से 170 के बन सकते हैं। तो थोड़ा सा 1-2% का डिप और मिलेगा आपको, उसके लिए रुक जाए। ठीक। एक हमारे दर्शक है, कह रहे हैं कि सर जय श्री राम आपको भी महेंद्र जी। कहें सर कुछ दिन पहले 10% तक मुनाफा था पोर्टफोलियो में, अब ये मुनाफा 3% रह गया है, क्या पूरा पोर्टफोलियो खाली करके चुपचाप बैठ जाएं? तो अब लोगों के थोड़ा सा प्रतिक्रियाएं इस तरीके से आ रही हैं, तो लोग भी परेशान से जी। इस सिचुएशन में थोड़ा सा बुलियंस को, मेटल्स को चाहे तो थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। आपकी इच्छा है 10%, 20%, 25%, बट दिस इज द टाइम। मतलब आई एम नॉट स्केयरिंग एनीबडी, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीबडी रूबरू कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्लोबल मार्केट से जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े समय के लिए अच्छे नहीं है। आप उसको जल्दी समझ लेंगे तो अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा हेज दे दीजिए, सिंपली हेज दे दीजिए। ठीक। सर जरा टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील में कोई गुंजाइश है क्या दोषी साहब?
सर टाटा स्टील की बात करें तो डेफिनेटली ये भी मेटल में हमें अच्छी खासी रैली देखने मिली थी पिछले कुछ दिनों में। 179 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली। तो यहाँ से थोड़ी भी और हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। 20 डेज मूविंग एवरेज से एक बाउंस लेने का स्टॉक ट्राई कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें 183 184 के लेवल्स टाटा स्टील में देखने मिल सकते हैं। एक 175 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में बने रहने की सलाह रहेगी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो ये बात हो गई मेटल को लेकर के। थोड़ी सी अब वापसी करते हैं ज़रा डिफेंस को लेकर के। मैम, गिरते बाज़ार में ये शेयर जो है थोड़ा सा होल्ड करते हुए एटलीस्ट दिखाई दिए हैं। आज नहीं, लास्ट वीक की जो जिस तरह की सेलिंग रही मार्केट में, होल्ड किया है डिफेंस स्टॉक्स ने। अभी क्या करना चाहिए? बीएल आज इंट्राडे इसने लो लगाया 410 का, फिर एक अच्छा बाउंस बैक 414 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 419-20 का हाई भी लगाया। क्या कैसे देख रही हैं मैम, पहली टिप्पणी आपकी बीएल को लेकर के? बीएल 414 पर ठीक ठाक है, लेकिन बजट के नजरिए से मत खरीदो। ये जरूर ध्यान में रखना है। बाकी स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, यस चलेगा। ऑर्डर बुक एवरीथिंग इज वेरी गुड, वैल्यूएशन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर बीएल में 414 के पास में खरीदारी सिर्फ वो लोग करें जो इसको कम से कम 6 महीने या फिर सिंपल वर्ड 2 क्वार्टर्स ले सकते हो। और उस 2 क्वार्टर में वेरी लाइकली कि आपको 460 से लेकर के लगभग 500 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। थोड़े बड़े टारगेट है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी इसमें आपको वैसे ही मेंटेन करके चलना है 375 का। तो 414 पे ले रहे हो तो लगभग आप समझे कि आपको लगभग 40 पॉइंट का आपका लॉस भी है यहाँ पर, और लगभग 55 पॉइंट का आपका पहला टारगेट भी है, 50-55 पॉइंट का। तो बजट के नजरिए से मत खरीदिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। चलिए ज़रा बीडीएल को ज़रा एक बार देख लेते हैं, बीडीएल में क्या चल रहा है। बीडीएल आज 0.25% के आसपास की गिरावट। दोषी साहब देखिए ज़रा, 1500 के आसपास, 1509 1510 के आसपास। मैम तब तक आप कोचिन शिपयार्ड देख लीजिएगा क्या इस समय लग रहा है। एक महीने में करीब 7% तेजी रही है जी। तो बीडीएल की बात करें तो डेफिनेटली साइडवेज जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल में हमें 1400 के आसपास एंड हाई लेवल में 1550 और 1600 के आसपास एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 1600 के अबाव बीडीएल नहीं निकलता तब तक उसको अवॉइड ही करना चाहिए। 1600 के अबाव एक ब्रेकआउट लेवल है जो हमें कंसोलिडेशन के बाहर देखने मिलेगा स्टॉक, तो डेफिनेटली तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए बीडीएल में। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर बीडीएल को लेकर के। और कोचिन शिपयार्ड अरुण कुमार पटेल जी का भी सवाल है, और बाकी हमारे जो थीम है उसका हिस्सा भी है। तो कोचिन शिपयार्ड मैम, शिपिंग डिफेंस को लेकर के अभी व्यू आपका क्या है? जैसे कोचिन हुआ, मझगांव हुआ, इन सब में जो है एक अच्छा बीच में मोमेंटम रहा था, आज भी 1% के आसपास की गिरावट है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? दिस टाइम मेरा जो अप्रोच है वो ये है, आई रादर फील टू बी लेफ्ट आउट, कि मैं इसको खरीद करके परेशान हूँ। तो यही अप्रोच मैं लोगों तक भी देना चाहती हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि बजट से क्या हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है या एक्सपेक्टेशन नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा कारण हमारे लिए ये है कि जिस समय इस बार हमारा बजट आ रहा है, बाकी सब चीजें हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो सेंटिमेंट, जो एक कहावत चलती है, देखिए विपुल जी, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। तो कहीं उस बहाव में ये स्टॉक्स भी ना पिट जाएं, जबकि इनमें जो वैल्यूएशन है वो ठीक है, जो गवर्नमेंट का भी फोकस इस पे रहेगा, बट कहीं ना कहीं इनकी थोड़ा सा डर है, और वो डर को मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी कैपिटल पर डायरेक्टली लाए। तो फिलहाल के लिए मेरी अप्रोच ये है कि फिलहाल ये जो समय है, बजट पिछले बजट से ये वाला बजट अलग है, क्योंकि पिछले बजट में हम होते थे, गवर्नमेंट होती थी और डिस्कशन होते थे। लेकिन इस बार है, हम हैं, गवर्नमेंट है, डिस्कशन है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत लार्ज लेवल पर है। साथ में जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। तो ये सारी चीजें ना इस समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना हिम्मत नहीं है सीधी भाषा में, कि हम इन सब स्टॉक्स में आज की डेट में पैसा डालने की मैं रिकमेंडेशन दे सकूं। अगर किसी को सिर्फ बजट को ओरिएंट करके पैसा लगाना है, हम थोड़े समय के बाद में इसमें पैसा लगाने की मैं बाद में सलाह दूंगी, बट अभी आई वुड लाइक टू से कि वेट एंड वॉच करो। होने तो मार्केट में जो हो रहा है, थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी के लिए कोचिन शिपयार्ड फ्रॉम माय साइड अवॉइड है, अभी फ्रेश कोई बाइंग नहीं करना है। मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए 1350 के आसपास हूँ, ये भी 1550 पर चल रहा है। तो मेरी नजर से ये स्टॉक अभी काफी दूर है हमारे सही बाइंग रेंज से। अच्छा, चलिए तब तक आप जीआरएससी निकाल के रखिए। मझगांव पे राय ले लेते हैं दोषी साहब की। दोषी साहब, कैसा लग रहा है मझगांव डॉक? जरा देखिए,
करीब 2467 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 2468 के आसपास। क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, कितना डाउन साइड है यहाँ पे? और तो सर मार्केट ऑफ की लिए बात करें तो डेफिनेटली हमें वीकनेस देखने मिल रहा है स्टॉक में, करेक्शन जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में भी करेक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को अभी अवॉइड ही करना चाहिए। हमें और भी थोड़ी वीकनेस देखने मिल सकती है, 2430 2450 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो अभी फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए, थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट में थोड़ा रिकवरी एक्सपेक्टेड रहता है या रिकवरी थोड़ा देखने मिलता है, तब जाके एक फ्रेश व्यू लेना चाहिए, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं ना? हाँ सर, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न में ही स्टॉक साइडवेज टू कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। ठीक। अच्छा, आपसे स्पेशली मैम जानना चाह रहे हैं आज़ाद खान साहब पारस डिफेंस के बारे में, लेकिन मेरा सवाल आपसे GRSC को लेकर के है, तो इन दोनों पे अगर आप संक्षिप्त में टिप्पणी कर सकें तो बेहतर रहेगा मैम। जी देखिए, पारस डिफेंस में मेरा पर्सनल व्यू बता देती हूँ आपको कि मैं इस स्टॉक को एक दो दिन और देखूंगी, क्योंकि मेरी पर्सनल पोजीशन है, इट्स अ डिस्क्लोजर। मैं एक या दो दिन और देखूंगी एंड आई एम वेरी लाइकली कि मैं अपने आप को मेटल्स वगैरह में थोड़ा सा शिफ्ट कर सकूं। अब क्योंकि हम स्टॉक नहीं कर सकते, बीइंग एन आरएम पोर्टफोलियो स्टॉक वो नहीं होने चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा देखूंगी जिसमें कि सेफर में इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कर सकूं, चाहे मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूं या जैसे भी है। बट आई जस्ट सी फॉर कपल ऑफ डेज ओनली, मे बी 2-3 दिन और। अगर उसमें ये मुझे मेरी बाइंग के ऊपर निकलता है 730 725 वगैरह के ऊपर जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो आई प्लान एन एग्जिट। बिकॉज जो व्यू मैंने अपनी कैपिटल के प्रोटेक्शन के लिए दिया है, वही व्यू मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि फिलहाल का जो समय है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड ऑन डिफेंस, लेकिन बाकी जगह से वो सपोर्ट आना चाहिए। तो वो सारी चीजें की कॉम्बिनेशन समीकरण देखेंगे, अगर ठीक बैठा तो ठीक, नहीं तो निकल जाऊंगी। तो आप लोग भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लोज टू बाइंग, जो बाइंग रेंज था। तो फिलहाल रही बात, अगर आप रख सकते हैं तो एक साल रखिए, 800 से 900 रुपए के टारगेट बहुत लाइकली इसमें आ जाएंगे, बट मेरा वो रिस्क एपेटाइट अभी है नहीं। ठीक है मैम। और जो मेरा सवाल आपका GRSC को लेकर के था। ओके, GRSC अभी है 2445 पर। थोड़ा सा रिस्की है, बट स्टिल ट्राई कर सकते हैं। है रिस्की, तो जब ये वर्ड बोल ही दिया है तो एक्सपोजर प्लीज छोटा कर लीजिए जितना कर सकते हैं। यहाँ तो पर छोटा हम लोग मतलब इनके पास पहले से है वो भी छोटा कर लें? यस डेफिनेटली, यस, जो पहले से हैं वो लोग भी अपनी ट्रेलिंग पर आ जाइए। देखिए, अनसर्टेनिटी है, मैं आपको थोड़ा सा जो साउंड कर रही हूँ, जिस चीज पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, उस चीज को समझ जाइए। कम गागर में सागर भरने जैसी बात होती है, मैं कम बोल रही हूँ, लेकिन उसको आप लोग समझें कि थोड़ा सा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें इस सिचुएशन में। वेल 2445 के आसपास है। जो लोग पहले से हैं, फ्रेश बाइंग अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है, 2200 से नीचे का स्टॉप लॉस आपका नहीं रहना चाहिए। एंड जो आपके टारगेट्स हैं, इसके अगेंस्ट में आपको जो टारगेट है लगभग 2650 से 2800 के टारगेट को आप चेस कर सकते हो, बट विद अ वेरी कॉशियस अप्रोच। अच्छा, चलिए, तो ये बात GRSC को लेकर के निकल के आई है। HL देख लीजिए सर जरा आप, क्या नाम है निशित जी, और साथ ही इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, निशित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। क्या बात है विपुल जी, मैं तो निशित जी का चेहरा देख करके ही समझ गया था कि वो एकाग्र जीवन जी रहे हैं। मेरे चेहरे के तो सारे रंग ही गायब हो गए हैं, अब मैं रंगहीन हूँ। निशित जी, आपके चेहरे में अभी भी रंग है, आप मस्त रहो। तो मतलब उनका कहना ये है कि अविवाहित व्यक्ति के चेहरे पर ही रंग दिखाई देते हैं, विवाहित व्यक्तियों के सारे रंग उड़ जाते हैं, ये संजय जी कह रहे हैं। मेरा कोई इसमें कोई टिप्पणी नहीं है सर। तो बताइए सर, क्या टिप्पणी है आपकी HL को लेकर के? सर HL में हमें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने मिली है, तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा स्विंग हाई रिकवरी देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर 4500 के अभाव अगर स्टॉक सस्टेन करते हैं तो हमें और भी नए हाई देखने मिल सकते हैं। तो एक 4500 का ब्रेकआउट लेवल है, वहाँ के ऊपर सस्टेन होता है तो वहाँ से भी और हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एंड फ्रेश एंट्री के लिए 4500 का लेवल का वेट करना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आज़ाद खान साहब कह रहे हैं थैंक यू विपुल सर मेरा सवाल लेने के लिए, आई लव यू। अरे प्रभु, मतलब क्या ही बोला जाए। खान साहब, धन्यवाद आपका इतना प्यार दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए
आगे बढ़ते हैं, मैम के पास चलते हैं। और मैम, अगर अभी ये आउट ऑफ थीम हो गया क्या पूरा रेलवे जो है, जो हमारा मतलब जिस पे काफ़ी बात हो रही थी, अब ये मान के चलें कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला? आपका कोई व्यू इस? बजट को लेकर के अगर मद्देनजर चलेंगे ना तो नहीं होगा। मतलब ये मैं घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं आता है विपुल जी, बहुत अच्छी बट बात है एज मैम। फार एज दैट वी आर थिंकिंग कि बजट को 3 हफ्ते मुश्किल से बचे, प्री बजट 2 हफ्ते, पोस्ट बजट 1 वीक। अगर सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी ही दिन की है देन हमको वॉलेटिलिटी ज्यादा झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। बॉटम बाइंग इन स्टॉक्स में अगर आप ये बोल सकते हैं कि मैं आज खरीदूंगा, इरकॉन हुआ, आईआरसीटीसी हुआ, मैं आज खरीदूंगी या खरीदूंगा और मैं अगले 6 महीने साल भर हाथ नहीं लगाऊंगी, तो फिर ये स्टॉक्स चल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे 3 हफ्ते में कुछ बढ़िया बन सकता है क्या, देन आप कुछ नहीं, अपने कैपिटल पर वोलेटिलिटी को इन्विटेशन दे रहे हो। तो वही स्टेटमेंट है जो कि मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी सबको समझ के पैसा लगाने की जरूरत है, अगर लगा रहे हैं तो। बाकी दूसरा आप एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स रेलवे वगैरह में है, फ्यूचर आप डेरिवेटिव्स अगर आपको आते हैं तो जी। उन स्टॉक्स में जो बॉटम बाइंग सिचुएशन दे रहे हैं, जो टेक्निकली अच्छे लेवल्स पर है, फंडामेंटली वैल्यूएशन अच्छी है, बजट आ रहा है, उन स्टॉक्स में आप फ्यूचर खरीदिए अगले 3 महीने के, एंड उनको कवर्ड कर लीजिए फरवरी मंथ के पुट से एट द मनी वाले। ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है और साथ में आपको जो मूवमेंट होने वाला है वो भी दे देगी, एंड साथ में आपकी कैपिटल पर एक प्रोटेक्शन भी दे देगी। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और हमेशा एक्चुअली होना भी यही चाहिए कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा दिख रही हो और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो कम हो, तो वहां पर इस तरह की स्ट्रेटेजी को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। ठीक। मैं जनरली अपने मेंबर्स को ये प्रिपरेशन यही करती हूँ। लास्ट व्यू आपका एनटीपीसी पे है ना, इस मतलब इस सेगमेंट के लिए बहुत संक्षिप्त जी। टिप्पणी जी। जी मैम, कैसे देख रही जी, है एनटीपीसी? 337 पर चल रहा है। एनटीपीसी को लेकर के मेरा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर आपको 2-3 दिन के समय के दायरे से बताती हूँ कि 320 से 330 पे आ जाएगा, 337 पर है, वेट कर लीजिए। इस रेंज में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें कि फर्दर फिर टारगेट जो है 350 से लगभग 385 के बन जाएंगे, विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 315। ये एनटीपीसी के लिए है। चलिए, ये एनटीपीसी के लिए ये व्यू यहाँ पर ध्यान निकल करके आइए। और यहाँ पर जो है अब इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर हम कर रहे हैं समाप्त। और ये सेगमेंट हम कोशिश कर 2:30 बजे आपके लिए अपलोड हो जाएगा। और अभी के लिए वक्त हो गया हमारा विशेष सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करते हैं। खास तौर से मौजूदा माहौल के अंदर जब बाजार लगातार हम देख रहे हैं कि गोते लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में एक एक करके तमाम शेयरों पे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अच्छा चलिए, लगता है कुछ समस्या तकनीकी आ रही है जिसकी वजह से हम हर्ष के साथ अभी जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोशिश करते हैं जल्दी से हर्ष के साथ जुड़ने की। लेकिन मैम, HFCL को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, तो एक छोटी टिप्पणी जो है अगर आपकी HFCL पे हो जाए अंबाला मैम, तो फिर हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जी, देखिए HFCL के साथ साथ 63 के आसपास चल रहा है, नो फ्रेश बाइंग। और ये जो हम देख रहे हैं, हम कई सारे स्टॉक्स में और देखेंगे, PSU स्टॉक्स पे जहां से सपोर्ट स्टॉक नहीं लेके। तो फिलहाल के लिए सिंपल सजेशन ये है कि अगर आप हैं तो निकल जाइए फॉर नाउ, और वापस एंट्री इसी स्टॉक में 56-57 के आसपास बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इन माय ओपिनियन इट्स एन एग्जिट, अगर आप हैं तो। खरीदारी की सलाह नहीं है। एंड विपुल जी, अगर समय है तो निफ्टी का एक अच्छा ट्रेड है जो इस मार्केट में पैसे बना के दे सकता बहुत है। संक्षेप में मैम, बस बहुत संक्षेप में, 11:25 हो गए जी। जी, तो 25,600 का पुट ऑप्शन है, जनवरी मंथली एक्सपायरी, हेज है, आराम से ले सकते हैं हम इसको। और 25,600 का कॉल ऑप्शन है, 20 जनवरी एक्सपायरी का। तो इसको सेम क्वांटिटी में से स्ट्रैंगल, सेम क्वांटिटी में हम लोग बाय कर सकते हैं। और आसानी से इसकी जो कॉस्ट हमको अभी पड़ रही है वो 370 के आसपास की है। 450 से लेकर के लगभग 750 के टोटल टारगेट हमको यहाँ पर पॉइंट वाइज मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 150 पॉइंट नेट लॉस हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो ये इसी तरह का ट्रेड है जो मैंने परसों वगैरह शेयर किया था, वैसा ही मूवमेंट इस स्टॉक में भी इन स्ट्रैटेजी में बन जाएगा, अच्छे पॉइंट्स। ये बात यहाँ पर चलिए। तो 25,600 की कॉल पुट दोनों आपको खरीदनी है, लेवल्स आपको बता दिए गए, उसका ध्यान रखिए। लेकिन बाजार में पेन बढ़ता हुआ, ये अगर अब रिकवरी नहीं आई तो फिर समस्या हो सकती है बाजार के लिए। फिर जो है ना, फिर जाकर के मुझे लगता है 200 डिमा पर ही सपोर्ट लेगा। फिर अब देखते हैं क्या होता है। 25,500 वहां पर भी मुश्किल पड़ेगा, वहाँ पर भी वहां मुश्किल पर है। भी हाँ,
थोड़ा सा चलिए 100 ठीक है, पॉइंट हालांकि अब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, वरना बाजार पे थोड़ी सी टिप्पणी हम चाह रहे थे, लेकिन हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है और किस सेक्टर से है? जी, बिलियन ब्रेन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रो की बात कर लेते हैं पे। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह और 190 रुपए के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं, करीब 20% के अपसाइड इनको दिख रहे हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि मिड टर्म में अगर आप देखें तो स्टॉक को लेके, कंपनी को लेके नजरिया जो है इनको काफी पॉजिटिव लग रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है, आगे भी इसकी संभावना दिख रही है यहाँ पे। ब्रोकिंग, मार्जिन लैंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और साथ ही कंज्यूमर क्रेडिट से जो कमाई है वो आगे और उसको में सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। इन हाउस टेक्नोलॉजी पे जो ग्रोथ है वो मजबूत बनी हुई है। FY 26 से लेकर 28 के दौरान अर्निंग पर शेयर में अगर कैगर के हिसाब से देखें तो 35% का जंप जो है ये आ सकता है। कोर ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें, 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्लाइंट बेस बढ़ता हुआ दिख सकता है, मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है। और साथ ही नए बिजनेसेस, चाहे आप MTF की बात कीजिए, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट की बात कीजिए, उसमें भी 5 गुना का इजाफा आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। ये बात ग्रो को लेकर के। चलिए, अंबाला मैम से व्यू ले चुके हैं, दोषी जी का व्यू अभी तक नहीं आया इस पर, तो उनसे व्यू ले लेते हैं ग्रो को लेकर के। निशित जी, बताइए जरा कैसा लग रहा है? 190 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, कोटक की राय है, आप कोटक की राय से सहमत हैं? जी बिल्कुल सर, हम सहमत हैं। ग्रो अच्छा खासा एक डोमिनेंस मार्केट में प्ले आउट करता है। सो डेफिनेटली ग्रो में हम खरीदारी कर सकते हैं। हमें डेफिनेटली 190 के लेवल्स मीडियम टर्म में दिखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस की बात करें तो 145 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 190 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये बात है ग्रो को लेकर के। तो ग्रो में अभी भी सकारात्मक व्यू ही सबका बना हुआ है। अब चलते हैं अगली कंपनी के लिए। हर्ष, अगली कंपनी किस क्षेत्र से है? जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से लेमन ट्री की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नुवामा की रिपोर्ट है यहाँ पे, खरीदारी की सलाह है, 178 रुपए के यहाँ पे लक्ष्य जो है वो दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इनको जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो काफ़ी पसंद आ रही है यहाँ पे। एसिड लाइट मॉडल से लेके हैवी लाइट को जो जिस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है वो काफ़ी पसंद आ रहा है इनको। इनका कहना है कि जो फ्लूर होटल में जो वॉरबक पिंकस है उसमें जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रही है ये काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे स्टॉक के लिए। एसिड लाइट में क्या हिस्सा आएगा? लेमन ट्री का आएगा। हैवी, अगर आप एसिड हैवी में देखेंगे तो साफ तौर पे फ्लोर होटल्स का आएगा यहाँ पे। इसके अलावा वॉरबक के अंदर APJ की पूरी हिस्सेदारी जो है फ्लोर होटल्स है उसमें खरीदारी करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और वॉरबक की मौजूदगी से एक फ़ायदा ये मिलता हुआ दिखेगा कि भविष्य में जो कैपेक्स है उसका जो जोखिम है वो कम होता हुआ दिख सकता है। मैम, लेमन ट्री होटल 2% से ज़्यादा की तेज़ी। नुवामा का मानना ये है कि यहाँ से 20-25 रुपए के ऊपर के भाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस सेक्टर के अंदर काफ़ी कुछ हो भी रहा है, इस कंपनी के अंदर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। जो है जिस तरीके से सब्सिडी वगैरह एक्वायर कर रही हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? मैं इसमें आई अग्री विद दिस गिवन टारगेट्स, और 1 साल का समय भी शायद ना लगे क्योंकि जनरली ये रिपोर्ट्स वन ईयर के दायरे से आती है, तो टारगेट शायद हमको जल्दी भी मिल जाए। तो इट्स अ बाय, अगर किसी को खरीदना है 154 के आसपास में है, लेमन ट्री को अभी इन टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, वो जरूर ध्यान में रखें कि 140 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, विच इज लाइकली 13 से 14% फ्रॉम योर करंट बाइंग। तो इन टारगेट्स को देखा जा सकता है, पॉसिबल है। आई एग्री विद इट। चलिए, तो करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं और ये टारगेट जो है जल्द देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है अंबाला मैम का। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली टिप्पणी क्या है आपकी? जी, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत दिनों बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिली है। सिटी की 15 रुपए के इन्होंने टारगेट दिए, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। सबसे पहले इनका कहना है कि जिस तरीके से AGR को लेकर सरकार की तरफ से जो राहत मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर, वो काफ़ी पॉजिटिव इनको नजर आ रही है। इनका कहना है कि AGR राहत से बैंक फंडिंग को लेकर और नए फंड जुटाने को लेकर काफ़ी स्थिति पॉजिटिव होती हुई दिखेगी, राहत मिलती हुई दिखेगी यहाँ पर। इसके अलावा कर्ज दिखेगी और भरोसा जो है वो वापस लौटता हुआ दिखेगा यहाँ पे। इसके अलावा उस पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए, नए टावर लगाने के लिए किया जाएगा यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे इक्विटी फंड जो है वो भी जुटाने का रास्ता जो है वो खुल सकेगा। सर्वाइवल को लेकर जो कंसर्न है, इस राहत के तौर पर सिटी देख रहा है कि ये जो है थोड़ा बहुत एक राहत के तौर पर स्थिति देखने को मिल सकती है। सर्वाइवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेटवर्क के निवेश जो बढ़ता हुआ दिखेगा, उससे जो जिस तरीके से यहाँ पे जो कस्टमर में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उसमें भी वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। बहुत कम ऐसा होता है वोडा को लेकर के कोई रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव हो। शेयर ने अपनी चाल दिखाई,
तमाम नकारात्मक रिपोर्ट्स के बावजूद। और अब सिटी की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट, 15 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं बाई कॉल के साथ। हालांकि उन्होंने इसको रिस्की बेट माना है, आज सुबह मैं रिपोर्ट देख रहा था, लेकिन फिर भी 15 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। मैं चाहूँगा इस पर दोनों लोग अपनी अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि काफ़ी रिटेलर्स के सवाल इस पर रहते हैं। दोषी जी, पहले आप शुरू कर दीजिए, बताइए कैसे देख रहे हैं वोडा आइडिया को, अगर कवर करते हो तो। सो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो डेफिनेटली सर मैं ब्रोकर की रिपोर्ट से एग्री करूंगा। एक स्टॉप लॉस जो रखना रहेगा वो 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ हम मीडियम टर्म टर्म लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन आइडिया में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लग रहा है कि 15 रुपीज के टारगेट्स हमें जल्दी देखने मिलेंगे 3 से 4 महीने के बीच में, तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए रहा यहाँ पर। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा अभी वोडा को लेकर के? मैं इन टारगेट से तो अग्री करती हूँ, बट फ्रेश बैंक के लिए दिस इज नॉट द करेक्ट प्राइस फॉर मी। मुझे लगता है कि ये 10 रुपये 20 पैसे 30 पैसे के आसपास आ जाएगा, और अभी 11 रुपये 5 पैसे के आसपास है। छोटा लग रहा होगा कि इतना ही है, लेकिन ये 6-7% और डिप मिल सकता है आपको एक अच्छी एंट्री के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस रेंज पर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 9 रुपये 50 पैसे का ही रहेगा। तो एंट्री अच्छी लेने की कोशिश करिए, आज नहीं खरीदिए। 10 रुपये 20 30 इस रेंज में जब आ जाए तब हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 18 रुपए से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो टारगेट ट्रेलिंग करना चाहिए, रादर किया पूरे 18 रुपए के टारगेट का वेट करें। जैसे ये 13 रुपए पर निकल जाए, अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लीजिएगा पहले, एंड देन यू कैन वेट फॉर फुल ईयर कि 18 रुपए तक आ जाए। हो सकता है जब मोमेंटम बनेगा तो 6 महीने के अंदर भी ये मूवमेंट कर जाए, लेकिन अभी नहीं खरीदना है। अभी नहीं खरीदना करंट लेवल पे। चलिए आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की आखिरी कंपनी किस सेक्टर से? जी, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जेफरीज की रिपोर्ट है, खजारी की होल्ड की सलाह माफ कीजिएगा, 4050 रुपए के प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं इन्होंने। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो उसमें बहुत ही सुस्ती देखने को मिली है। लाइक फॉर लाइक वाइज के हिसाब से अगर आप देखें तो वो ग्रोथ जो है वो एक नॉर्मल पेस पे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो मिक्स जो है साथ में स्टेबल भी है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो एबिटा मार्जिन के ऊपर इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो कमाई है उसने सरप्राइज किया है यहाँ पर, उस हिसाब से इसको नजर से देखना चाहिए। जो स्टोर एडिशन की जो रफ्तार है उसमें धीमापन है। Q4 में हो सकता है कि इसमें एक्सपेंशन बढ़ता हुआ दिखे यहाँ पे। साथ ही जिस तरीके से सीईओ का जो एक डेट निकल के आई है कि 31 जनवरी लास्ट डेट है यहाँ पर, तो उसके बाद से जो सीईओ को लेकर नई खोज होगी उसका असर क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल के लिए जो निकल के आई है कि यहाँ पे 31 जो जनवरी लास्ट डेट है उसके असर जो है वो सीमित तौर पे देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 4050 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। डीमार्ट पे व्यू आपका अंबाला जी? डीमार्ट में देखिए, मैं थोड़े से लोअर लेवल पर बाय करना ज्यादा प्रेफरेंस करूंगी, सिंस वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग ऑल्सो। तो मेरे लिए इसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस ना 3200 3200 300 के आसपास का, या फिर बहुत ज्यादा करें तो 3400 का हम वेट करना चाहिए। अब ये 3700 पर चल रहा है, तो वेट करेंगे ज्यादा बेटर है। करंट प्राइस पर अब इसको खरीदना नहीं चाहिए, पहली बात। क्या इसके बाद में जब एंट्री ट्रिगर्ड हो जाती है तो क्या 4000 के भाव आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। हालांकि 4000 से ज्यादा ये थोड़ा चलेगा, लगभग 4250 तक का सेकंड टारगेट भी वहां पर आ सकता है 1 ईयर के दायरे के, अगर हम डिस्कस करें तो जो इन्होंने टारगेट दिए थोड़े से कम टारगेट्स लग रहे हैं, बट अपसाइड की मूवमेंट आने के चांसेस बनेंगे। ट्राई टू गेट अ गुड बाय। चलिए, बहुत कम ऐसा होता है कि जब कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं तब तक बिल्कुल ऊर्जा ख़त्म हो जाए। देखिए, हमने आज का सवाल ये पूछा था कि 25,500 क्या बचा पाएगा निफ्टी। बहुत लोगों ने कहा हाँ, 60% लोग कह रहे हैं हाँ, और इस कार्यक्रम के ख़त्म होते होते ऐसा हो जाएगा, ऐसा अनुमान नहीं था। 0.25% से ज़्यादा की गिरावट, 207 पॉइंट नीचे निफ्टी, 25,475 का लेवल। क्या करें अब, और क्या बड़ी गिरावट और कितनी गिरावट आ सकती है? मैम और दोषी जी दोनों की टिप्पणी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। दोषी जी, पहले आप बता दीजिए कैसा लग रहा है अब यहाँ से, और कितना टूटेगा मार्केट? सर, तो डेफिनेटली करेक्शन हमें अच्छा खासा देखने मिला है। लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने मिला। अभी फिलहाल के लिए तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 25,350 से लेके 400 की रेंज में एक सपोर्ट दिख रहा है, वहां से हमें थोड़ा बहुत रिकवरी
देखने मिल सकता है, एक बाउंस जैसा देखने मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट्स ओवरसोल्ड जोन में ये आर्ली बेसिस पे, 2 आवर्ली बेसिस पे भी निफ्टी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही है। जी। तो बाउंस का एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स तो करने की सलाह नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली बाउंस में अगर पोजीशंस हो तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए मैम, 10 से 15 सेकंड में आपकी टिप्पणी, संक्षेप में कैसे देख रही मार्केट को आप? 25,050 से लेकर के आसपास का नजर मेरा है कि 25,000 से 25,050 के आसपास निफ्टी आ जाएगा 2 से 3 हफ्ते के अंदर। तो मतलब आप ये कह रही हैं यहाँ से और 500 पॉइंट टूटेगी निफ्टी? पॉसिबल है, इसीलिए जो हेज ट्रेड दिया है वो यही कंसिडरेशन में दिया है, ताकि डायरेक्शनल ट्रेड में लोग परेशान ना हो और जो मूवमेंट स्पॉट चार्ट पर होना है उसका फायदा उनको मिल जाए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।